What are we trying to say? क्या हम कह रहे हैं कि घर से भागना कुछ सिचुएशन में सही है या बच्चों की बात नहीं सुनी जाती? इस सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि इस सोसाइटी के अंदर डायलॉग बंद हो गए। मोहब्बत का लफ्ज कहना बहुत सारी फैमिलीज में अजीब है। जैसे दाना नीर और खुशहाल आए तो मैंने कहा देखो भाई, एक बंदर में और एक एक्टर में फर्क होता है। मेरा काम सिर्फ, वो तो बंदर भी कर देगा एंटरटेन, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे पूरी करनी है। कैरेक्टर स्केचेस, ऐसा लगता है कि जो राइटर डायरेक्टर का दिल चाह रहा है ना, वो कैरेक्टर से करा रहा है। हम प्लॉट बेस्ड कहानियां बनाते हैं, हम करैक्टर बेस्ड कुछ नहीं करते। जिस दिन हम करैक्टर बेस्ड कुछ करना शुरू कर देंगे तो हम सही हो जाएंगे। जब भी प्लॉट बढ़ाने के लिए हम करैक्टर को कहीं भी ले जाते हैं। शर्ट खो गई है, हाँ, ये तो बड़ा मसला है। तो यार वो शर्ट थी, वो मैं तो छोड़ आया, वो तो लाहौर में शूट हो रही थी, पता नहीं कहाँ। जब भी इसको इधर लड़की है तो शॉल बना दो, इसीलिए कभी वो निकलती तो शॉल नहीं होती, जब तक पहुंचती तो शॉल आ जाती। मैं उसके पीछे भागता नहीं। और मैं इन लोगों से भी कहता हूँ ये कंपटीशन है ही नहीं, फिर तो तुम गंदगी में पहुंच जाओगे कि सिर्फ रेटिंग के लिए तुम कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। और हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से रेटिंग आ जाए। मेरी और खुशहाल की शाम को 7 बजे बैठते थे और रात के 3-4 बज जाते थे। मेरी डिस्कशन सिर्फ ये थी कि तुम क्या हो, अपने बारे में बताओ, तुम्हारी चीजें क्या हैं, मोहब्बत के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कभी किसी से देख सुन रही हूँ मैं, मेरे से तो आप भाग रहे थे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं वो ज़ूबिया और साइम के पीछे जो थॉट प्रोसेस और जो माइंड है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। जो ज़ूबिया और साइम हमें रुला रहे हैं हर हफ्ते और हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और हमें स्ट्रेस में अपनी कुर्सियों के एज पे बिठाया हुआ है, ये शख्सियतें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दिल मोम का दिया, सुख चांदनी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, बिखरे मोती, ये कुछ नाम हैं जो उनके बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में से मैंने लिए हैं आपके सामने। एक लंबी लिस्ट है जो शायद मुझे याद भी नहीं है, मैं लेते लेते थक भी जाऊँ। शायद शफात आज हमारे साथ स्टूडियो में है। अ बिग नेम, अ ग्रेट नेम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ बिग नंबर ऑफ सीरियल्स बिहाइंड हिज बॉडी ऑफ वर्क। तो आज हम उनसे मिलते हैं, कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कुछ उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं और कुछ मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा, आप बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड कि आपने टाइम दिया और आप आ गए। मैं कब से थिंक बिखरे मोती से मैं आपसे मेरी डिस्कशन चल रही है कि मुझे आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करनी है। जी। मैंने आपके बहुत से ड्रामे देखे हुए थे, लेकिन आई थिंक वो जो हिट करता है ना कि ओ ये ड्रामा इनका है। जैसे अभी हम काफिर की बात कर रहे थे, तो काफिर मैंने बहुत अरसे पहले देखा था, मैंने वाज लाइक ओह गॉड, वो भी आपने डायरेक्ट किया था, सेकंड आपका प्रोजेक्ट था। तो वो बिखरे मोती से मेरा कनेक्शन आपके साथ बनना शुरू हुआ कि ओह अच्छा, आई वांट टू सिट डाउन विद यू एंड हैव अ कन्वर्सेशन। लेकिन आप टाइम नहीं दे रहे थे। अच्छा, मैंने कुछ आपकी चीज़ें देखी, उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ बात करूं और इंटरव्यू करूं। मैं एक तो बहुत शाय इंसान हूं, मुझे इंटरव्यू देना आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा पीछे ही रहने वाला आदमी हूँ। तो लेकिन आपने कहा तो फिर मैंने कहा कि चलो, और मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, फिर मेरे दोस्तों ने भी कहा नहीं वो बहुत अच्छा शो है, आप ज़रूर जाएं। तो मैंने चलें, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली आप ऑनर्ड। मेरी इज्जत अफजाई नहीं, टू हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम यू, इट्स रियली अ बिग थिंग। खैर, ये बताएं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उससे बिस्मिल्लाह करते फिर आगे जर्नी में चलेंगे। व्हाट एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बट मुझे बताएं हो क्या रहा है यहाँ पे? रिवर्स साइकोलॉजी कर रहे हैं आप हमारे साथ क्योंकि आई क्वेश्चन कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? क्या हम कह रहे हैं कि घर से भागना कुछ सिचुएशन में सही है, या माँ बाप गलत डिसीजन ले लेते हैं, या बच्चों की बात नहीं सुनी जाती? इतने ढेर सारे मैसेजेस हैं और इतने ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो ड्रामा मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। अच्छा राबिया, इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि आप मैसेजेस नहीं देते। ओके। मैसेजेस देना भी नहीं चाहिए। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि इस सोसाइटी के अंदर डायलॉग बंद हो गए। आप डायलॉग करने से घबराना शुरू हो गए। मतलब किसी किस्म का पॉलिटिकल, रिलीजन, किसी भी हवाले से आप डायलॉग नहीं करते। नहीं ये बात नहीं करो, नहीं इसको कुछ नहीं कहो। ठीक है, तो एक डिबेट, एक अच्छा माशरा जो है एक डायलेक्टिकल कन्वर्सेशन से ही बनता है कि जी आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छा है, ये फैसला तो लोग करेंगे, आपस में बैठ कर करेंगे। मैं कोई प्रीच करने के लिए तो नहीं आया। मेरा तो काम ये है कि क्वेश्चंस रेज करूं, और वो क्वेश्चन रेज हुआ जब आप ये कह रही हैं कि ये सवाल, और ये सवाल वाकई बहुत ज़्यादा, कभी लोग कहते हैं कि नहीं ये बच्चे बिल्कुल गलत हैं, कभी कहते हैं कि पेरेंट्स गलत हैं, तो कभी कहते हैं कि क्या होना चाहिए। ये एक सवाल है, ये
ओवरऑल अगर इस पे एक टॉक शो भी हो सकता है। एग्जैक्टली मैं तो वही आपसे कह रही हूँ बिल्कुल, कि मैं जब बैठती हूँ और ऐसा जर्नी है कि एपिसोड 5-6 में शायद मैं एक चीज़ सोच रही थी, 13 तक मैं एक और चीज़ सोच रही थी, अब शायद मैं कुछ और सोच रही हूँ। तो मेरा एक पूरा आपने मुझे ना ऐसे मेरे साथ आपके साथ तो हुआ, और आपका बहरहाल माशाल्लाह आपका एक्सपोजर है चीज़ों का। मैं ऐसी फैमिली से मिला जिन्होंने ये सवाल नहीं होते थे, तो यू आर मेकिंग देम थिंक ऑल्सो। जी ये सवाल नहीं होते थे कि जी बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, अब इस ड्रामे के बाद वो कहते हैं कि हमने बोला कि नहीं नहीं दोनों सही हैं, क्यों गलत नहीं। पहले से कि मोहब्बत का लफ्ज़ कहना बहुत सारी फैमिलीज में अजीब है कि लड़का लड़की से मोहब्बत कर रहा है, ये देख लेंगे लेकिन खुद बोल नहीं सकते। तो अब उनके पास एक ज़बान आई है, पेरेंट्स अपनी लॉजिक दे रहे हैं, वो अपनी लॉजिक दे रहे हैं, और किसी जगह वो खुद पहुंचेंगे। अच्छा अलमिया ये है, और जो इस ड्रामे ने एड्रेस किया, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, दीज फैमिलीज आर एजुकेटेड और इनका एक्सपोजर है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पसमानदा इलाके से आई हैं या इनके पास तालीम की कमी है। तो आपको पता चलता है कि ये जो इशू है ये कितना वाइड स्प्रेड है, और ये कि पढ़ा लेंगे लेकिन शादी के वक्त बच्चों की मर्ज़ी समहाउ नहीं सुनी जाती है। तो मुझे ये एंगल भी ड्रामे का बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी लगता था कि मुझे किसी को भी विलन नहीं बनाना, वरना वो डिबेट ख़त्म हो जाती। ट्रू। ठीक है, मुझे मैंने अपने एक्टर से भी ये बात की थी कि मुझे ये नहीं दिखाना कि पेरेंट्स गलत हैं, ठीक है, या मुझे ये नहीं दिखाना कि जो है वो बच्चे गलत हैं। मुझे ये दिखाना है कि सिचुएशन गलत है, चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ रहा बात सब। और ये बहुत सारी बड़े पढ़े लिखी फैमिलीज में भी इस सिचुएशन को संभालना नहीं आता कि किस तरह से संभालें, और बच्चे भी बहुत जल्दी में होते हैं कि हर चीज़ जल्दी में हो जाए, कि वो टीन एज तकरीबन 20-22 साल की इन लोगों की उम्र है, तो उस उम्र के अंदर वो अक्सर यही सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, देर नहीं होनी चाहिए। तो वो नज़र भी आ रहा है। तो मुझे लगता था कि ये सवाल इस तरह से चीज़ें आएँ कि कोई विलन नज़र ना आए, और वो वाकई कोई विलन नज़र नहीं आ रहा, कि आपको दोनों की तरफ से सिंपैथी होती है। बच्चों ने गलती कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर शर्मिंदा भी हैं, उस पर गिल्ट में भी जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। सही बात है। जब आप कमेंट्स देख रहे होते हैं, आपको रिस्पांस आ रहा होता है, तो आप मज़ा आता है बैठ के आप देख रहे होते हैं कि हाँ देखा, अभी तुम लोग ये सोच रहे हो, 2 एपिसोड के बाद तुम लोग कुछ और सोच रहे होगे। थोड़ा सा आप एंजॉय कर रहे होते हैं कि अच्छा इतने मज़े का जर्नी ऑडियंसेस का हो रहा है। आई मीन आई वुड रियली एंजॉय इट अगर मैं इस तरह की इतनी अमेजिंग चीज़ क्रिएट करूँ कि लोगों का थॉट प्रोसेस ही थोड़ा सा चेंज कर दूँ, लोग समझें हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और आप किसी और डायरेक्शन में ले जाएं। मुझे मैंने ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता, लेकिन जो कमेंट्स मुझे अपने जानने वालों से, जैसे एक्टर्स हैं कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो लोग जो बताते हैं ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। वो बहुत मज़े का होता है कि मतलब कहते हैं कि सड़क पे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कितने बुरे हो यार, मान क्यों नहीं जाते हो। इस तरह के कुछ लोग तो बच्चों को कह रहे हैं कि इतने बागी होने की क्या ज़रूरत है, इंतज़ार कर लेते। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स वो बताते हैं कि किसी पार्टी में गए, किसी दावत में गए, तो उस तरह के लोग मिल जाते हैं, कहते हैं क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, मान जाए ना, और क्यों नहीं मान रहे। तो ये सब अच्छा, ये मैंने इससे पहले प्लेस में नहीं देखा अपने, मुझे और दूसरों का नहीं पता, कि इसको अब वो ड्रामा नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं मौजूद, ये कोई एक न्यूज़ है जो चल रही है। अरे भाई ड्रामा है इसको ड्रामा ही देखो, लेकिन नहीं, वो बहुत उसको इस हवाले से बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों, इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोसेस था ना, वो बड़ा एक दैट्स व्हाट मैंने मुसलसल अपने रिव्यूज़ में ये बात बोली है कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी में ना एक तरीके से लेके चले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो हम उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अक्सर ड्रामों में ना आप जुड़ते नहीं हैं कैरेक्टर्स के साथ, फिर कुछ होता है तो हमारे वो इमोशंस नहीं होते, क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है, हम जुड़े नहीं हैं। हमारी ग्रोथ और एवोल्यूशन कैरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ। आप इतने अच्छे तरीके से लेकर गए हैं कि हम जो जिस तरह कैरेक्टर्स इवॉल्व किए हैं, कि ज़ूबिया इस पॉइंट पे आई है जहाँ वो कह रही है शायद ये गलती थी मेरी, साइम अपने माँ बाप की बात मान गया है, दुख से मान रहा है लेकिन मान गया है। तो वो पूरा एक प्रोसेस था, हम उस प्रोसेस का हिस्सा थे। आपने हाथ पकड़ के ना स्टेप बाय स्टेप हमें लेके, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे ना इतनी, तो मेरे लिए तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी ना इट्स
ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक एक्सप्लेनेशन है. जैसे अभी 2 किस्तों पहले जब वो हॉस्पिटल जाती है तो देयर वाज अ रीज़न शी वेंट टू द हॉस्पिटल. ऐसे नहीं कि बस उसको साइन से मिलवाना है तो बस पॉसिबल कर दो. नहीं, इट सो दैट इज़ व्हाई व्हेन यू डू दिस ऑडियंस इज इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड. इसलिए कनेक्शन इमोशनल बन गया. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. इसको इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है एफर्ट हुई थी ना, वो इस चीज़ में हुई थी. मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से स्वाय किसी जगह दानियाल का कैरेक्टर आपको बहुत नेगेटिव लगता है, बल्कि मैंने एक फ्लैशबैक डाला था अभी जब वो जाती है तो वो झूले वाला एक सीन, वो स्क्रिप्ट में भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि उसका एक हर इंसान के अंदर भी एक सॉफ्टनेस होगी, उसका एक अच्छा रिलेशन था तो वो उसको याद कर सकता है. तो वो फिर हमने कहा कि नहीं, इसका भी एक मुझे ये लगता है कि एक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है इसके अंदर. इसके अंदर बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि एक बुरा है, यानी पूरी फैमिली को हम बहुत आसानी से चाहते कि वो जो दानियाल की फैमिली है वो बुरी हो सकती थी, वो कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान के बच्चे लग रहे हैं वो सारे के सारे. सही कह रही हो कि जब दानियाल ने रुशना पे शक किया तो उसके बाप ने उसको डांटा. एंड दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि भाई अभी तक अक्लमंद माँ बाप है ना, तो बोलेंगे तुम उसकी, और पढ़े लिखे माँ बाप हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ, लेकिन इतना तो उन्हें क्रेडिट दें कि वो जिसके साथ ज्यादती हो रही है उस पर बोलें, और उन्होंने बोला. तो ये जो छोटी चीजें हैं ना, विचार कि वो सब एक तरीके से नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे लगने लगते हैं, जैसे इंसान होता है. तो वो उसको रखने की हमने बहुत कोशिश की, हम सब ने, कि ये इस तरह से ही जाए, क्योंकि बहुत आसान होता है. अब उमैर और आयशा का बहुत आसान था कि वो लड़के के ऊपर वो, हमने उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की, उसको स्वीट कर एक अच्छा रिलेशनशिप दिया कि इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक रहे, थोड़ा पॉजिटिव और लग रहा है कि वो जिस तरह की फैमिली है वो एक फैमिली नज़र आ रही है कि ये थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो बहुत क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आपके दिल को दुख होता है जब साइम का बाप जो है, उमैराना जो है, वो अपने बेटे को रोते हुए देखते हैं. एक्चुअली इट हर्ट मी. आई वाज लाइक ओह गॉड, सो डिफिकल्ट. आप साइम के साथ भी हैं, लेकिन आपको उसके बाप की भी तकलीफ समझ आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, हम यहाँ लेंगे ब्रेक मोहब्बत गुमशुदा मिली से, उसके बाद दोबारा इस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे. उससे पहले आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पढ़ा लिखा कहाँ से है? मैंने कराची से पढ़ा. सो यू आर कराचीआइट? यस. और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में था, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को छोड़ा, फिर मैं फ़ाइन आर्ट्स करने लगा. फिर फ़ाइन आर्ट्स करते करते फिर मैं थिएटर पे चला गया, फिर मैं थिएटर पढ़ा. फिर थिएटर पढ़ने के बाद आया तो फिर यहाँ पर टेलीविजन. थिएटर पढ़ने बाहर चले गए? मैंने इंडिया से पढ़ा है उसको. इंडिया से पढ़ा है? टाटा स्कूल ऑफ आर्ट्स से. रुक जाए. सो केमिस्ट्री से फ़ाइन आर्ट्स क्यों गए? क्योंकि मुझे फ़ाइन आर्ट्स दरअसल जब हमारे ज़माने जब इंटर किया जाता था तो उसके बाद कहा जाता था कि डॉक्टर बनना है. ओके. तो डॉक्टर या इंजीनियर? हाँ, या हमारे पेरेंट्स ने ये कहा, तो वो नंबर्स कम आए तो नहीं हुआ एडमिशन. तो मेरी बहन कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थी, तो उसने कहा तुम ऐसा करो उसमें आ जाओ. अच्छा, मेरा शुरू से ही जो ना वो आर्ट वार्ट की तरफ थोड़ा लगाव था, तो मैं थोड़ा ड्राइंग भी कर रहा था. तो फिर मैंने कहा कि मुझे फ़ाइन आर्ट्स करना है. फ़ाइन आर्ट्स करते करते मैंने कुछ एक दस्तक ग्रुप था, थिएटर ग्रुप था, जो असलम अज़हर साहब चलाते थे, और फिर मैं उधर चला गया, उन लोगों के साथ बैठना शुरू किया, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा. तो फिर मैंने उसको जाना और पढ़ा, तो फिर मैं इस तरफ आ गया. फिर यहाँ के आपने थिएटर स्टार्ट कर दिया? यहाँ पे फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया. अच्छा, मैं थिएटर जो स्टार्ट किया वो मैंने बहुत मुख्तलिफ तरीके से थिएटर किया. मैं दस्तक को दोबारा ज्वाइन नहीं किया आपने? दस्तक उस वक्त ख़त्म हो चुका था, यानी ख़त्म नहीं हुआ था, काम कम कर रहा था. मैंने चाइल्ड लेबर के साथ काम किया. ओह वाओ, ओके. तो फिर हाँ, कि ये मैंने ख्याल कैसे आया? और ये मुझे यहाँ पे गोयते इंस्टीट्यूट था, जी, जो अभी भी है. जी. तो उनके जो क्या कहना चाहिए, चेयरमैन क्या जो भी है, जो उनके बड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें ये चीज़ करनी है. कुछ मेरे काम उन्होंने देखे हुए थे. तो मैं तैयार हो गया. तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था जिसके नीचे जो है ना एक क्लब बना हुआ था वर्किंग चिल्ड्रन बच्चों का, जो इंडोर गेम्स हो रहे थे. तो मैंने उनके साथ फिर थिएटर करना शुरू किया. तो वो पूरी वर्कशॉप प्लान की. फिर वर्कशॉप प्लान करने के साथ मैंने कहा कि यार मुझे लग रहा है कि मैं इनको बहुत ऊपर से देख रहा हूँ, तो मैं तो इनकी लैंग्वेज, इनकी चीज़ें, तो फिर मैं ये किया करता था कि उनसे बातें रिकॉर्ड करना शुरू हो गया. और फिर उसी के अंदर स्क्रिप्ट
Create बनता करते थे। चला गया। Okay. तो फिर मुझे याद है कि हमने वो पीएसीसी में किया था, और पीएसीसी में अस्मा अहमद होती थी। Okay. तो पीएसीसी में जब वो बच्चे अंदर गए थे तो लोगों ने हटाना शुरू किया, अरे ये कौन आ गया बच्चे का? Oh, फिर उनको मालूम चला कि दरअसल यही तो परफॉर्मर performers है। हैं। Okay. तो फिर वो हमने उस उधर किया। फिर उसका देखिए फिर मुझे आइडरी एक इदारा है ब्लाइंड और डेफ बच्चों का, वहाँ पर मिस खान थी और कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि जी हमें इनके साथ एक फंड रेजिंग का प्रोजेक्ट करना है, और उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि 2 डिसेबल्स जो है ना वो साथ नहीं रह सकते। यानी Okay. उनके जो कैनेडियन जो फंडिंग करते थे, उनका कहना ये था कि ब्लाइंड और डेफ को अलग अलग करें। Okay. वो मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था। मैंने कहा कि नहीं, हम साथ मिलके करेंगे। अब डेफ यकीनन सुन नहीं सकता जी। और ब्लाइंड देख देख नहीं नहीं सकता, तो इन दोनों के दरमियान मैं थिएटर खड़ा कैसे करूँगा? फिर मैंने उसके लैंग्वेज बनाई पूरी Wow. कि हाथ रखने का मतलब ये होगा, सर पे हाथ रखोगे तो ये मतलब होगा। तो वो इतना अच्छा और इतना कामयाब गया कि उनको जो जर्मनी में उस पर आर्टिकल लिखा, और उन्होंने कहा ये अब ये थ्योरी गलत है कि 2 डिसेबल साथ ही रह सकते। बल्कि होता ये था कि डेफ लड़का टैक्सी करवा रहा होता था ब्लाइंड Blind को, के लिए। जी। तो वो यहाँ तक पहुँच गई। तो फिर वो उनका क्योंकि वो चीज़- दोनों सपोर्ट कर रहे होंगे ना बिल्कुल। एक दूसरे को, जो भी हाँ, उनका हाँ। कॉम्प्लीमेंट अब कर रहे होंगे बिल्कुल। कि माशाल्लाह से मुझे हाँ। जस्ट वेरी अमेज्ड टू हियर हाँ, ये तो सब फिर सुनने के हाँ, बाद। आपकी तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि हैंडीकैप ना समझो किसी को भी। बिल्कुल। ये जो हमारे इवन पेरेंट्स भी करते, मुझे याद है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके वो पार्शल थे और उनके हाथ न्यू जोड़े हुए होते थे। एक लड़की थी, मैं अभी नाम उसका नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब वो ये करती थी, न्यू लकड़ी पकड़ती थी। तो फिर मैं केस हिस्ट्री लेता हूँ ओके। अपने एक्टर्स के साथ भी। मेरा जो प्रोसेस होता है ड्रामों में भी, सीरियल में भी, मैंने कोई 10 से 15 अकेले डिस्कशन किए। हाँ, नहीं, सिर्फ इन दोनों के साथ, दाना नीर और खुशहाल दानिश के के साथ। साथ, बिल्कुल। Okay. किसी कॉफ़ी पे बैठ गए सुबह 7 बजे, अपने बारे में बताओ, अपनी चीज़ें बताओ, इस तरह You की want to चीज़ें। understand them. कि ताकि मैं उनको समझ सकूं। तो वो हम बहुत लंबी डिस्कशन होती है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही होती थी। दाना के साथ अलग किया, खुशहाल के साथ। उसमें फिर पता ये चला कि उनके घर वाले उसको बर्तन नहीं उठाने देते, क्योंकि चीज़ें वो- नहीं कराते, टूट जाएगा। तो फिर मैंने उनको बुलाया, उनके पेरेंट्स को, कि प्लीज़ आइंदा से ये ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ जिए, तो उसको करने दें। चीज़ ही है ना, टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, लग जाएगी उसके पैर पे तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा दूर रह के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें चेंज हुई और वो बहुत बहुत इफेक्टिव रहा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें मेरी कुछ थी जो मैं जो आप कह रही थी ना कि क्यों नहीं है कामयाबी पे, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। जैसे मुझे याद है सोच चांदनी में जो मुझे सबसे बड़ी कामयाबी लगी ना, वो ये कि एक पख्तूनख्वा के बच्चे ने जो मुझे किसी ने भेजा, वो शायद मैं क्लिप आपको भी भेजूँ, कि वो ट्रांसजेंडर था, उससे पूछा गया कि तुमने पढ़ने की तरफ कैसे आए, तो उसने कहा मैं सोच चाहती थी। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। फिर मुझे ज़ेबिस्ट के जो ग्रेजुएट कर चुके थे वो बच्चे आए और उन्होंने कहा कि हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। माशाल्लाह, तो दरअसल ये सक्सेस है, सही बात है। दरअसल ये कामयाबी है। तो सही मुझे कह रहे हैं आप। हाँ, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि कुछ इफेक्टिव हो। जैसे मैं बड़ा झगड़ा होता था। अच्छा, जो एक्टिंग के बारे में ना मैं हमेशा से पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्टिंग को मैं क्या समझता हूँ या जो मैंने पढ़ा है वो क्या है। तो जब ये जैसे दाना नीर और खुशहाल आए तो मैंने कहा देखो भाई, एक बंदर में और एक जो है एक्टर में फ़र्क होता है और वो फ़र्क होना चाहिए। अगर किसी इंजीनियर की, किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं तो इतना छोटा काम नहीं कर सकता कि जिसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। मेरा सोसाइटी में कोई रोल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? या किसी एक्टर का सोसाइटी में रोल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मेरा काम सिर्फ, वो तो बंदर भी कर देगा एंटरटेन,
मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे पूरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने कहा कि एक्टिंग है क्या। फिर मैं उनको बताता था कि देखो कि एक्टिंग एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। अब हिपोक्रेसी आपको अपने आप से भी दिखानी है और सामने वाले से भी दिखानी है। एक इल्यूजन क्रिएट करना है, ठीक है, एक धोखा देना है। और धोखा कितनी खूबसूरती से देते हो ये तुम्हारे ऊपर है। जो बुरी एक्टिंग पे हम क्यों कहते हैं कि ये बुरी एक्टिंग है, इसलिए क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर सकी, वो धोखा नहीं दे सकी। तो मैंने कहा कि देखो एक्सप्रेशन के बारे में कभी ना सोचो, एक्सप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ फीलिंग होती है। एक्सप्रेशन खुद ब खुद आ जाएंगे। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मैंने शक्लें थोड़ी नहीं बनाई थी, मैंने तो वो सिर्फ फील किया था ना, कि मैंने इस सिचुएशन को फील किया, शक्ल जो भी बन रही हो। तो फील करना इम्पॉर्टेंट है। दिमाग से समझो, दिल से महसूस करो, बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करेगी, उसकी तरफ मत जाओ। तो इस पर कभी कभी वो आ जाती है ना एक ख़ास किस्म की एक्टिंग जो हमारे टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा हो रही है, कि तो मैं कहता था नहीं अब फेक लग रहे हो, फेक नहीं हो। हाँ कि मतलब अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हो। अगर तुमने इस सिचुएशन को फील ही नहीं किया तो तुम फिर क्या, तुम फिर बंदर हो गए ना। बंदर फील नहीं करता, बस वो कहता है जैसा भी आप कर देते हो। तो तुम जब तक फील करोगे जब ये बात बनेगी। तो उस पर बहुत इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत भी की दोनों ने। तो ये सारी चीज़ें थी कि मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए वो तुम जो फेक तुम एक्टिंग तुम्हें नज़र आ रही। तो बात दफ़ा होता है ना कि वो आदमी पूरी तरीके से नहीं टाइम दे पाता, तो निकल रहा होता है, तो फिर उनको कहा जाता है कि नहीं रुक जाओ, ऐसा करना है तो फिर नहीं करो, फिर नहीं करो। तो आई थिंक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड होगा इन दोनों के लिए माशाल्लाह से, ये खुद भी बहुत अच्छे लेकिन दे आर ग्रेट एडिशंस टू आवर इंडस्ट्री। लेकिन इतनी यंग एज पे जब आप ये सब कर रहे थे तो क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी, और पैसा कमाना क्यों प्रायोरिटी पे नहीं था? और ये आप जब बहुत कुछ और कर सकते थे, मे बी ग्लैमरस या ज़्यादा फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, या अपने इतने पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे चैलेंजिंग भी बहुत, और मुझे लगता है इमोशनली और मेंटली भी वो टफ था। काहिल था मैं वैसे। सॉरी, मैं काहिल आदमी हूँ मैं। इतनी मेहनत वाली बात काम पे आके लेकिन ये होता है ना कि वो एक रेगुलर बेसिस पे मुसलसल काम करते रहना, वो मेरे लिए मुश्किल। इवन देन छोटा प्रोजेक्ट भी आप कोई दूसरा ले सकते थे। आपने तो आप काहिली की बात किया तो कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो इट इज़ लाइक 200% आपको इन्वॉल्व होना है इस चीज़ में, जो आप मुझे एग्जांपल्स बता रहे हैं। पहले लेबर बच्चों के साथ, चाइल्ड लेबर के साथ, फिर ये जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स जो हैं उनके साथ करना, ये आसान काम तो नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल आसान काम नहीं, का कहीं दूर दूर तक। लेकिन ये होता है ना कि मुसलसल काम करते, वो मैंने अब शुरू किया है। वरना मुझे लगता था कि बस ठीक है चीज़ें चल रही है ना, और मुझे लगता है कि होना भी यही चाहिए। मतलब आपको अभी तक राइट्स नहीं मिलते एक्टर्स को। कोई दुनिया में कोई भी एक्टर जो है वो साल के 4 प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता, और ना करने चाहिए। वो एक से इतना कमा ले कि वो उसका साल भर उसका चले सही तरीके से। वो उस तरह से मजदूरी नहीं कर सकता कि कभी एक डॉक्टर बना हुआ है, दूसरे में इंजीनियर बना हुआ है, तीसरे में घर में बैठा हुआ है, नहीं कर सकता। और एक डायरेक्टर भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है कि उसके कोई राइट्स ही नहीं है। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स को कोई राइट नहीं मिलते कि रीरन पे कुछ आप उसको पैसे दे दें। यूट्यूब पे इतना कुछ चल जाता है, उसमें आप उनको कुछ शेयर दे दें। नहीं है दुनिया जहाँ में, मतलब आप जो फ्रेंड्स हुआ है वो आज तक बैठ करके खा रहे हैं। उनको ही काम ना करें तब भी वो खाते रहेंगे, क्योंकि वो हर कितने मुल्कों में चल चुका है, वो हर जगह से उनको रीरन पे जो है वो पैसे मिलते हैं। तो इसका कोई हल है? ये कभी चेंज हो सकता है? इसका हल मुझे लगता है कि वक्त आएगा कि इसका हल खुद ब खुद निकलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से जो है वो डिजिटल मीडियम बहुत ऊपर आ रहा है। तो उसमें जो है जो चैनल्स की जो मोनोपोली है वो कम होगी, वो कम हो जाएगी, और लोग अपनी अपनी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। किस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स आएंगे, चीज़ें होंगी, और वो आगे चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रोल चेंज होगा। मुझे एक बात सरप्राइजिंग लगती है जब आप ये कह रहे हैं कि बहुत से इंडस्ट्री के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कंटेंट क्रिएशन के, वो एक्चुअली खुद भी एक्टर्स थे या हैं या रहे। सो इट इज़ काइंड ऑफ सैड ऑल्सो कि वो ही अपनी फ्रेटर्निटी का राइट नहीं दे पा रहे हैं एक तरह से, अगर आप देखें तो। एंड अफसोस की बात है, क्योंकि वो खुद एक्टर रह चुके हैं या और ये विशेष सर्कल है। मुझे लगता है कि उसमें वो
पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर सब मिलकर इस बात को सोचें तो शायद बेहतर हो सकती हैं चीज़ें, और बेहतर करना चाहें तो हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का मुल्क होता है उस तरह के जो है इदारे भी होते हैं। तो ये भी फिर वही वाली बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुल्क को हम बोलें, या नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल भी तो अपनी निभाए ना। हाँ वो ही नहीं निभा पा रहे तो फिर हम कलेक्टिव क्या बोल सकते हैं? नहीं, कलेक्टिव मसला ये होता है कि इतना आप पूरी सोसाइटी को इतना इनसिक्योर कर बना दो, उसका परसेप्शन इतना इनसिक्योर हो। मिसाल के तौर पर दुनिया जहाँ में टैक्सेस दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी जब वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारता है तो लोग समझते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली हम सही रहेंगे, हम ज़िंदगी गुजार लेंगे। यहाँ क्या है, तो वो जो इनसिक्योरिटी है ना, वो सब चीज़ों को ख़राब कर देती है। हर आदमी कह रहा है बस कर लो, आज ही, आज का वक्त है, हाँ अपना सोच लो, आज ही का वक्त है, अब जितना करना कर लो। तो वो इस वजह से सारा एक सारी बिगाड़ यही है कि अगर ये सोच लें कि नहीं कोई मसला नहीं है, हर चीज़ सबर हो जाएगी और हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो हो जाएगा। फिर दूसरे, इतना स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी मैंने नहीं देखी जो पाकिस्तान की। मतलब बाहर के मुल्कों में अगर किसी को, पैसे वाले को भी गाड़ी का शौक है ना, तो वो गाड़ी खरीदेगा, यहाँ हर चीज़ खरीदेगा। उसके पास बहुत अच्छा मोबाइल होना चाहिए, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास बहुत अच्छा घर होना चाहिए। यार ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इधर ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने भेजा था एक फेस्टिवल के लिए, तो मैं वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे कुछ लोगों से दोस्ती हो गई। तो एक एक्टर था, उसका शौक ये था कि उसने कहा कि मुझे एक बड़ा घर बनाना है। जब मैं उससे दोबारा गया तो उसने एक बड़ा घर बना लिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद में दोबारा उससे बात हुई, उसने कहा मैंने वो बेच दिया, अब मुझे सिर्फ उससे बड़ा घर बनाना। हाँ, कि मुझे अब जो है वो दुनिया घूमनी है। ओके। तो विशेस की जो लिस्ट है वो नेवर एंडिंग है। हाँ, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं है, उसको वो जो कुछ टैक्स वैक्स पे कर रहा है उसको ज़िंदगी में कहीं मिल जाएगा उसको। तो हम तो इसमें फंसे हुए कि हमारा कल क्या होगा, तो कल क्या होगा कि डर से हम आज जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हैं। तो फिर डायरेक्शन की तरफ कैसे आया? ड्रामास कब स्टार्ट किया आपने? नहीं, डायरेक्शन तो मैं शुरू से कर रहा था। ड्रामों की उस वक्त भी? नहीं, मतलब टेलीविजन की नहीं, वैसे थिएटर में कर रहा था। मेरा मतलब ड्रामों की डायरेक्शन की तरफ कैसे आया? हुमायूं सईद साहब से कैसे मुलाकात हुई? उसमें ना शुरू में एक स्टूडियो होता था, एसएन साहब थे, एसएन चौधरी साहब का एक स्टूडियो था। तो वो उन्होंने एक मुझे सिंगल प्ले करने के लिए कहा, तो वो मैंने कर दिया। फिर हुमायूं ने फिर मैं शॉर्ट फिल्म्स करता रहा टीवी के लिए। हाँ, टीवी के लिए, टेलीफिल्म्स की और शॉर्ट फिल्म्स की। तो मज़ा आ रहा था आपको? उसमें मज़ा आ रहा था क्योंकि वो 6 दिन की 7 दिन की कमिटमेंट होती है। छोटा था कि किया, मज़ा आया, चले गए। सीरियल मुझे समझ में नहीं आता था। एक मुझे लगता था यार ये 6 महीने एक, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप उन्हीं लोगों से 6 महीने मिल रहे हो, सुबह जा रहे हो, क्योंकि आप अपने घर से ज़्यादा तो वहाँ पे टाइम दे रहे हो। सुबह वही कर रहे हैं और वही कर सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आप एक ही तरह फैमिली बन जाते हैं। वो फैमिली बन जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं बस निकलो थोड़ा सा, फैमिली से बाहर भी तो जाते हैं। तो वो अभी भी मुझे होता है कि फैमिली से तो फिर भी ब्रेक मिल जाता है, इन 6 महीने इन लोगों से नहीं ब्रेक मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। तो वो फिर वो उसमें ना फिर मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत, मुझे पता है कब वो ख्याल आया। मेरी एक बहन जो है ना, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो वो उसके बाद ना हर पैसे की ज़रूरत थी। हम कोई बहुत बड़ी फैमिली से तो नहीं आए थे, तो वो सबको शेयरिंग करनी थी, पैसे जमा करने थे कि उसका। फिर मैं उस वक्त काम नहीं कर रहा था, तो फिर हुमायूं ने मुझे कहा कि एक सीरियल करोगे। अच्छा, कुछ नहीं पता था ना हुमायूं को पता कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। और वो फिर वो सीरियल था खुदा मेरा। काफिर नहीं था? नहीं, वो नहीं, वो बहुत बाद में। काफिर तो मैं कर रहा था, वो वन ऑफ। ये जो दोबारा बीच में बिल्कुल ब्रेक हो गया था। काफिर आफिर के बाद काफिर के बाद थोड़ा सा काम किया, फिर आपने ब्रेक ले लिया। फिर हाँ, थिएटर कर रहे थे, थिएटर कर रहा था, चीजें कर रहा था, टेलीविजन का टीवी नहीं कर रहा था। फिर ये आया खुदा मेरा भी है। हाँ, आई रिमेंबर आयशा का, आयशा, हाँ नहीं, मिकाल नहीं था उसमें, आयशा थी। और उसमें उनके बच्चे जो होते हैं, वो जो बच्चा होता है ना, हाँ, तो उसमें
जिब्रात, जिब्रान, हाँ यस हाँ, यस, और इंस्टा गजल उनकी अम्मी में। तो वो उस पे जो मैं कह रहा हूँ ना कि उस बच्चे ने फिर कहा था कि या अच्छा, हाँ, वो ड्रामा देखने देख के बाद उसने बाद, कहा कि सुर्ख चांदनी मैं गलत कर रहा हूँ, ये उस पे। ओके ओके, फिर या सुर्ख चांदनी का भी एक बहुत मज़े का चीज़ है कि उन्होंने कुछ दोस्त दिखाए थे जब वो सुहाए जाती है जी जी, हॉस्टल में। तो मैंने कहा था मैं उन लोगों के साथ काम करूँगा ओके जो कि जिनके जो इससे गुजरे हैं, जो विक्टिम रहे हैं। ओके, एसिड अटैक हाँ, विक्टिम्स हैं, तो उसमें फिर मैंने उनके साथ काम किया। उसमें एक लड़की थी किरण, उसके साथ काम किया। इनके साथ बहुत मुझे मज़ा आया। तो फिर वो दोस्त, मैंने कहा कि दोस्त यही होंगे जो हैं, ताकि इनका एक कंट्रीब्यूशन नज़र आए। तो वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, तो तरह से इस तरीके से आपने ड्रामों में दोबारा उसको बिल्कुल, ज़्यादा सीरियसली हाँ, लेना शुरू किया कि फिर अब मैंने मैं इसको बहुत फिर मुझे ये लगा कि पैसे की इम्पोर्टेंस है। सीरियसली, हाँ, ओके, कि पहले, उससे पहले मुझे नज़र ही नहीं आता था ना, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी उतना मैं कमा रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पीछे भागता हूँ पैसे के, लेकिन उससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद तो एक फ्लो में आके आपके बिल्कुल माशाल्लाह से ड्रामे बिल्कुल, आते हाँ, रहे, लेकिन और मैं अपने प्लेस अपने हाथों में गिन सकता हूँ कि मैंने कितने सीरियल किए हैं। आपका चैलेंज क्या रहा है एज अ डायरेक्टर अभी तक? कोई ऊपर नीचे ज़िंदगी की चीज़ें, इंडस्ट्री से कुछ मसले मसाइल, कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने? यार, एक तो 2-3 चीज़ें थी। एक, मुझे जो है ना वो रेटिंग वेटिंग मुझे नहीं कोई समझ में आती है। तो मुझे रेटिंग वेटिंग की कभी ख्वाहिश नहीं थी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरे लिए प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कोई आर्ट कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें खुश नहीं हूँ, तो उसकी कामयाबी भी मुझे कोई ज़्यादा खुश नहीं करेगी। ठीक है, वो प्रोसेस, जितना मैंने वक्त गुजारा, जो क्रिएटिव प्रोसेस था, वो कितना खूबसूरत, कितना शानदार और कितना हेल्दी तो है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यही मुझे जो है ना वो आगे तक ले जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस क्या होता है। कि अभी जब हमारा लास्ट डे था, तो उसमें सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सब कहते हैं इसको 4 सीन छोड़ दें फिर आगे कर लेंगे, 5 सीन छोड़ दें आगे कर दें, और सब रो रहे थे कि यार ये ख़त्म क्यों हो गया। प्रोसेस ख़त्म हुआ था, ड्रामा तो चल रहा है। तो प्रोसेस की जान ये होती है कि कितना लोग इन्वॉल्व हो गए, कितनी चीज़ें हो गई, कितने दोस्त बना लिए। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। कामयाबी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े एक्टर लेकर भी आप बाज़ दफ़ा चीज़ें कामयाब नहीं होती, ऑडियंस उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से आपने। लेकिन आपको प्रोसेस अगर अच्छा हो तो आप कहते हैं नहीं यार, मज़ा हमने बहुत किया था, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, हमने बड़ी मेहनत से काम किया था। तो वो याद रह जाती है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नॉट द नंबर्स एंड नॉट द रेटिंग। बिल्कुल। तो फिर तो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग आपसे इख्तलाफ करते होंगे, चैनल्स को भी बात समझ नहीं आती होगी कि नहीं भाई, ये तुम्हारे ड्रामे की रेटिंग नहीं आई है, तो ये आपको फेस करना पड़ता होगा फिर? मुझे डायरेक्टली फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर कभी किसी ड्रामे की कम रेटिंग आई होगी तो आई होगी, रेटिंग वेटिंग भी उनके पास वो ठीक ही आ गई, ठीक है, कभी तो ऐसा मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। तो मुझे कुछ समझ में आई नहीं चीज़ वो, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ नहीं भागा कि वो तो आई कैन सी योर प्रोजेक्ट्स, विक्रमोती इज वो उसका गवाह है, बख्तावर भी उसकी। बिल्कुल, मैं कभी उसकी तरफ नहीं गया कि मुझे यार ये रेटिंग ले आएगा। नहीं, रेटिंग आ जाए ठीक है, मुझे उससे ये नहीं है कि मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, यकीनन खुश भी होऊंगा, हाँ, लेकिन मैं उसके पीछे भागता नहीं। और मैं इन लोगों से भी कहता हूँ कि उस कंपटीशन में मत भागो। ये कंपटीशन, हाँ, ये कंपटीशन है ही नहीं, इस पे क्यों भाग रहे हो? ठीक है, फिर तो तुम गंदगी में पहुंच जाओगे कि सिर्फ रेटिंग के लिए तुम कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो वो उस ऐसे कंपटीशन से क्या फ़ायदा जिसमें तुम बिल्कुल ही गिर जाओ। तो वो, और हो रहा है, ये हो रहा है। हम पता नहीं क्या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से रेटिंग आ जाए। So, आपके मैं प्रोजेक्ट्स देखती हूँ, बिखरे मोती, दिल मोम का दिया, एंड देन MGM अभी, और बख्तावर भी, फिर हमें अमानत नज़र आता है। तो मैं सोच रही होती हूँ कि क्या होता है, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, स्क्रिप्ट्स की चॉइसेस गलत हो जाती हैं, आपका अपना जो माहौल होता है वो आपको ऐसी चॉइसेस करने पे मजबूर कर देता है। क्या होता है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक स्टैंड आउट करता है फ्रॉम योर अदर वर्क। मुझे लगता है कि कभी कभी आप स्क्रिप्ट गलत चूज़ कर लेते हैं, ओके, और उसके अंदर आप बहुत कुछ तब्दील करना चाहते हैं, और उसका सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट ख़राब होते हैं, वैसे नहीं आते।
लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उस वक्त समझा जाए और उस वक्त सब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर बैठें और उसको सही तरीके से समझें कि यार ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ सही हो सकती है। अमानत में बहुत सारी ख़राबियाँ थी, लेकिन बहुत गुंजाइश थी उसमें सही होने की, और वो सही हो सकती थी, लेकिन उसको सही नहीं किया गया। मुझे बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ है। मैं इस पर लिखना भी चाहता हूँ कि एक तो ये जो शक का मसला है वो हर ड्रामे के अंदर, मैं एक ड्रामा पढ़ा था जो मैंने बाद में मना किया, एक सीरियल, उसके अंदर ये था कि दोस्त है, उसकी बीवी है और उसका मियाँ है, यानी मियाँ बीवी और उसका दोस्त मियाँ का, वो बैठे हुए हैं और दोस्त के कपड़े पे चाय गिर जाती है। वो चाय गिर गई तो बीवी कहती है कि मैं आपको अपने मियाँ की शर्ट दे देती हूँ। वो उसको लेके चली जाती है ऊपर। मियाँ जो है वो ऊपर पहुँचता है और पहुँचने के बाद जो उसका दोस्त है वो शर्ट के बटन बंद कर रहा है और वो उस पर शक करना। ओके सॉरी, उनको और कोई टाइम नहीं मिला था। नहीं, और मैंने कहा यार चलो, अगर लड़की अपने बटन बंद कर रही होती तो शक बनता भी है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे सामने चाय गिरी है, मियाँ को पता है कि चाय गिरी है और उसने कहा है कि मैं शर्ट चेंज कराती हूँ, तो वो शर्ट चेंज करके बटन ही बंद करेगा ना। लेकिन इसमें पूरे कई एपिसोड चल गए होंगे। ओह वाओ, ओके। अब वो आपने शायद ड्रामा देखा हुआ भी हो। लेट्स नॉट से इट, इतना ही काफी, हम हल्का हल्का टच करते हैं। ओके, तो हम पता नहीं कहाँ से बात करते करते यहाँ पहुंचे थे। आपने कहा आप स्क्रिप्ट्स को मना कर देते। हाँ, तो चैलेंज की बात हो रही थी, अमानत की बात हो रही थी। अमानत की बात होती है। तो अब इसमें मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता था इस तरह की चीज़ें, तो कि कुछ चीज़ें हुई जो आप नहीं चेंज कर पाए। नहीं कर पाए, या हम एक जगह पे नहीं बैठ सके उसको सही से। तो होता है ये, कभी कभी प्रोसेस बहुत बुरे भी होते हैं। तो ये बताएं, कंटिन्यूटी इश्यूज क्यों होते हैं हमारे ड्रामों में? अब आप एज अ डायरेक्टर, अब आप सारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे अच्छा, किस तरह की? एज अ डिस्कशन हम कह रहे हैं, एंड आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आपके ड्रामों में इश्यूज हैं ये, मैं जनरली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इतने ड्रामों में हम देखते हैं कि कुछ और करके निकले, बालों का कुछ इशू निकल आया, या कपड़ों का, या ज्वेलरी का, किसी भी चीज़ का जो काफ़ी एविडेंट होता है, यू नो, कि एक सीन में अगर वो गाड़ी से निकल के घर जा रही हैं तो गाड़ी में बैठी तो उनका कुछ और लुक में कुछ और है, जब तक वो घर उतरी तो उनके बाल शायद चेंज हो गए, मांग इधर से थी तो इधर से मेंढिया बन गई या पोनी बन गई या कुछ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल लाइक दैट। उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे मिस हो जाती हैं, ये इसका क्या रीज़न है? और इसको जब, अच्छा, स्पेशली व्हेन आई सी के प्रोडक्शन जो है वो अच्छी खासी बिग बजट प्रोडक्शन है, तो आपको क्या लगता है किस रीज़न की वजह से हम लोग एडिट में या फाइनल प्रोडक्ट में इस चीज़ को जाने दे रहे हैं? एक तो ये कि इसके एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि जो अगेन हम वही बात कर रहे थे कि हमारे एक्टर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी 4 महीने का उसने हमें 10 दिन हमें दिए हैं। 10 दिन के बाद वो 20 दिन के बाद वो किसी और ड्रामे से आ रहे हैं, सेट पे आ रहे हैं। ठीक है, किसी की दाढ़ी कट गई है, किसी की दाढ़ी बढ़ गई है, दूसरों ने कहा नहीं हमें दाढ़ी नहीं चाहिए, इन्होंने कहा दाढ़ी चाहिए, बालों का स्टाइल ये चाहिए, कलर ये चाहिए। उसके अंदर इतना कुछ हो जाता है कि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब एक प्रोसेस में नहीं रहते, कई प्रोसेस में चल रहे होते हैं और बहुत टूट के जो है वो शूट हो रही होती है। तो फिर चीज़ें जो ना वो उस तरह से याद भी नहीं रहती हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर कि इधर बाल था वो किया था, तो अगर वो प्रोसेस एक साथ चल जाए तो वो तो फ़ौरन याद रहता है कि अच्छा हाँ ये बाल इधर थे, कि चीज़ें उसमें भी पिक्चर्स रखी जाती हैं, उसमें भी कुछ कोताहियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि वो भूल गए या जो एसोसिएट है या उसका असिस्टेंट है उसने बताना भूल गया, ये सब कुछ होता है। अब कपड़े, शर्ट खो गई है, सॉरी, हाँ ये तो बड़ा मसला है। अब बताएं, अगर ये कहा कि नहीं वो तो यार वो शर्ट थी वो मैं तो छोड़ आया, वो तो लाहौर में शूट हो रही थी, पता नहीं कहाँ होगी। ओके, तो अब हम क्या करें?
तो अच्छा है, चलो ये कर लो। अच्छा फिर इसको इधर लड़की है तो शॉल बना दो। ओके, इसीलिए कभी वो निकलती तो शॉल नहीं होती, जब तक पहुंचती है तो शॉल आ जाती है। बिल्कुल आज ऐसा पता चला मुझे। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मसला करती हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम सैडली क्या एज एन इंडस्ट्री इस चीज़ को, अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे? इस तरह की छोटी छोटी कोताहियाँ हो रही हैं। काम को सीरियस ले रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि हमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ राइटर्स, नंबर ऑफ एक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, एक प्रोजेक्ट पे आप बात करें? नहीं, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री में जी, ओके, आपको वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा नए आने वाले डायरेक्टर्स को, नए आने वाले एक्टर्स को, नए आने वाले जो है वो एसोसिएट्स को, कि वो आए। इंडस्ट्री में जब लोग ज़्यादा आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, कंपटीशन होगा, संभल सकेंगे। अभी अगर एक आदमी, एक डायरेक्टर को ऊपर 3 प्रोजेक्ट करने हैं या एक एक्टर 4 प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको 4 चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होगा। अगर वो एक चीज़ कर रहा है, उसको अच्छी फी दें, एक प्रोजेक्ट कराएं, तरीके से उसको आप बना लें। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक आदमी पे लोड बहुत बढ़ गया है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ टेलीविज़न इंडस्ट्री में नहीं है, ये आप देखो किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, 4 वेटर्स की ज़रूरत है, अब उन्होंने 2 वेटर्स कर दिए हैं कि वो चले वेट करते रहें आप, वो आता रहेगा। तो कस्टमर सर्विस एरिया में भी होता है, कहते हैं भाई सैटरडे ज़्यादा लोग क्यों नहीं है, 3 लोग क्यों हैं, यू नो। ये बात तो आपकी सही है। कैरेक्टर स्केचेस मैं अक्सर ड्रामों में देखती हूँ, कैरेक्टर स्टार्ट हुआ है, वो ये एक तो उसको आपने पहले से इस्टेब्लिश नहीं किया कि हमें इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, चलते चलते वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी चीज़ करना शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि चल रहे हैं, जो राइटर डायरेक्टर का दिल चाह रहा है ना वो कैरेक्टर से करा रहा है। ये क्या वजह है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर स्केचेस, कि आपके कैरेक्टर को एक आर्क पे चलना है और उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें भी एक आर्क होनी चाहिए विच शुड बी लॉजिकल। ये नहीं कि 3 एपिसोड के बाद तो एकदम से फ्लिप कर जाए, उनके नहीं यार ये हमें साइको तो नहीं लग रहा था, अब ये साइको वाली हरकतें क्यों कर रहा है, ये टॉक्सिक कैसे हो गया इतना ज़्यादा। एग्री। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? और हम कैरेक्टर स्केचेस से ही रिलेटेड हम स्टीरियोटाइप क्यों नहीं करना बंद कर रहे? हमने क्यों औरतों और मर्दों को एक ख़ास सांचे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे हम निकल ही नहीं पा रहे? उसकी वजह ये है कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, सीख कम रहे हैं। हम डायरेक्टर्स, हम राइटर्स, हम एक्टर्स, हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम कोई नई चीज़ सीखें, हम नई चीज़ पढ़ लें, हम नई चीज़ देख लें, हम सिर्फ लिखे जा रहे हैं या हम सिर्फ डायरेक्ट किए जा रहे हैं। हमें थोड़ी देर के लिए ठहराव लाना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हमें कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। हम वो टाइम नहीं दे रहे, हम सीखने का टाइम दे रहे हैं। लेकिन है हमारे पास क्या सीखने का टाइम? इतनी तेज़ ज़िंदगी चल रही है। सीखना तो पड़ेगा, चाहे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, वरना यही जो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वही होता रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने ये पढ़ा कि सबसे पहले आप अपना कैरेक्टर स्केच बनाते हो। जो मेरा टीचर था वो मुझे एक कैरेक्टर के ऊपर 3 चीज़ें देता था कि फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अब उसकी फिजियोलॉजी में वो बोलता था इस कैरेक्टर की आंखों का रंग तक मुझे बताओ, उसकी हाइट बताओ। साइकोलॉजी में बताता था उसकी हॉबीज़ क्या है, उसका फैमिली के अंदर स्टेटस क्या है, क्या जो है डिसेबिलिटीज़ हैं उसकी, क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक एक चीज़ लिख के दिखाओ। हम प्लॉट बेस कहानियाँ बनाते हैं, हम करैक्टर बेस कुछ नहीं करते। जिस दिन हम करैक्टर बेस कुछ करना शुरू कर देंगे तो हम सही हो जाएंगे। जब भी प्लॉट बढ़ाने के लिए हम करैक्टर को कहीं भी ले जाते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। आई थिंक मैं अपनी थॉट्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी, आपने बिल्कुल यही बात मैं कहना चाही थी कि प्लॉट को ए से बी तक पहुंचने के लिए आपका जो दिल चाह रहा है आप कैरेक्टर से करा मतलब एक आदमी शरीफ है तो वो कहानी लड़की को भागना है तो उसको वो थोड़ा सा बदमाश एकदम से बन जाएगा ताकि वो भाग सके। एग्जैक्टली। मैं इस तरह के उससे गुजरता हूँ सिचुएशन से। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैंने कहा कि चलो छोड़ देते हैं,
ठीक है। कि ये एक कहानी मेरे पास आई है, ये पूरा एक प्लॉट आया है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर कभी सीधा सीधा है, कभी टेढ़ा टेढ़ा है, तो इसका मैं थोड़ा सा साइको एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ कि अच्छा भाई ये ऐसा क्यों है, अगर ऐसे ही है टेढ़ा और सीधा, कुछ अजीब सा जो है वो बाइपोलर एक्टिविटी है उसकी, तो वो क्यों है। तो फिर उसके पूरा एक सोशल बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता हूँ और अपने एक्टर से भी बोलता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा हम सीखें, जानें कि क्या है ये कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पास तो एक चीज़ लिखी हुई है ये ना, तो मैं उसी में से कुछ निकाल सकता हूँ। तो फिर उसको उस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि चलो जी इसका कोई ना कोई लॉजिक तलाश कर लो कि जी बाइपोलर ही है। ओके, बट एग्जैक्टली वो लॉजिक तलाश करके फिर शायद ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं से दिखा दें थोड़ा सा, बिल्कुल हमें भी इंटेलिजेंट समझ लें। आपको नहीं कह रही, मैं जनरली कह रही हूँ। आपको लगता है कि एज अ डायरेक्टर एंड एज अ राइटर जो भी आ रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी। लेकिन वो कैसे करें? ट्रेनिंग स्कूल तो कोई है नहीं हमारे लिए। नहीं, ट्रेनिंग स्कूल होना ज़रूरी नहीं है। फिर आप अपने कीमती वक्त में आप जो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को या रील्स को या टिकटॉक को देख रहे होते हो, सिर्फ 1 घंटा आप एक अच्छी किताब पढ़ने पे लगा सकते हो। ओके। 2 घंटा आप एक अच्छी फिल्म देखने पे लगा सकते हो। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो फ्री हैं। सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग लिखोगे या स्क्रीन प्ले राइटिंग लिखोगे तो 10,000 लोगों की जो है ना चीज़ें आ जाती हैं, जो छोटी छोटी सी हैं। 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर्स हैं, उसको सुन लो। उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 घंटा किसी वक्त भी आप ये काम कर सकते हो जब आप वो देख रहे हो, लेकिन वो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अब जो है वो शौक़ ख़त्म होता जा रहा है। ना एक्टर्स के पास वो शौक़ है, ना वो डायरेक्टर के पास है, ना राइटर के पास है। उसको बस उसने एक काम समझ लिया है। वो जो क्रिएटिव जॉब नहीं लगती अब, ये एक लेबर वाली जॉब है कि यार ये मजदूरी करनी है, बस करना है। हाँ, ये नहीं, शौक से नहीं करना। हाँ, क्योंकि लेकिन एज डायरेक्टर्स आप लोग सोचते हैं क्या, या ये सोचना शुरू करना चाहिए कि जब आपके पास जो टीम आई है उसमें आप लोग ग्रूम करना शुरू करें डायरेक्टर्स को फॉर फ्यूचर? मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं अपने हद तक तो कोशिश करता हूँ कि मैं ये कह देता हूँ कि मैं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैं जब थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं अब शुरू से भी एक्टर्स को तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह देता हूँ कि मुझे उस तरह की एक्टिंग नहीं चाहिए जैसे हो रही है। तुम पसंद किए जाओ, नहीं पसंद किए जाओ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना फेक एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखना चाहता। वो अगर फील कर सकते हो तो फील करो। उसमें डांटता भी हूँ, बच्चों की तरह समझ के डांटता हूँ कि ये क्या है। और मैं कहता हूँ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें कुछ बेहतर चीज़ दिखाओ। तुम एक बंदर नहीं हो, तमाशा दिखाया और चले गए। जब अगर और कितना बदकिस्मत इंसान हो जिसका कोई रोल ही नहीं है सोसाइटी में, आपके प्रोफेशन का कोई रोल ही नहीं है, कितना अजीब सी बात है। तो वो तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप उस तरह से पोर्ट्रे हो। हमारे यहाँ थप्पड़ निकलेगा कभी इंडस्ट्री से, हमारे ड्रामों से, या थप्पड़ विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ आवर स्क्रिप्ट्स? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी निकल जाए फौरन। अच्छा, नहीं लगता आपको? नहीं लगता। निकलेगा नहीं, आप कह रहे निकलना नहीं चाहिए? निकलना नहीं, बिल्कुल चाहिए। क्यों रहे। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। कितना लाउड ना चीख के सब कुछ बोल रहे होते हैं, डांट रहे हैं तो रो रहे हैं तो चीख के रो रहे हैं। हर बार हम बात करते हैं तो मुझे जवाब में यही बोला जाता है, आप देख लें किसी वक्त भी थप्पड़ आता है रेटिंग्स बढ़ जाती हैं, थप्पड़ आता है लोग जो होते हैं ड्रामे को ज़्यादा शौक से देखना शुरू कर देते हैं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। आई थिंक देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिसमें ड्रामा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जा रहा था। नहीं तो मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है ना, ये क्राइटेरिया नहीं है। सॉरी, मैं बहुत अजीब सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप पॉर्न फिल्म्स बनाएं, आपके सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेटिंग आ जाएगी, लेकिन क्या बनानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, कामयाबी का कोई स्टैंडर्ड तो रखो भाई। मेरा एक प्ले था, बैल्कनी थी, एक थिएटर प्ले था जो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने छापा, ग्रैंड वैली यूनिवर्सिटी। उसका एडिटर था रॉजर एलिस।
उसने जो है वो बड़ी, उसने जॉर्जिने से मुझे मिला दिया और पत्नी क्या कि उसने, लेकिन एंथोलॉजी थी, सिर्फ मेरा प्ले नहीं था उसमें, और भी प्लेस थे, इस सब कंटेंट में सिर्फ मेरा प्ले था। उसमें उसने एक कितनी अच्छी बात की, उसने अपने टेलीविज़न को कहा कि वो जंक हो चुका है। मैं आज भी हर चैनल के पास जाता हूँ कि तुम अपने बच्चों को सिगरेट पीने से मना करते हो, या अपने बच्चों को स्कूल से बाहर जो ठेले होते हैं उसको खाने को मना करते हो? कहते हैं हाँ मना करते हैं। क्यों मना करते हो? मज़े के होते हैं यार। लेकिन हर मज़े की चीज़ सेहतमंद तो नहीं है। नहीं। आप जिस तरह से जंक फूड खिला रहे हो, आप उसी तरह से जंक चीज़ें भी दिखा रहे हो। उसने अपने टेलीविज़न को कहा था कि हम मज़े की तो है, और इस तरह की चीज़ें डाल दो मज़े की होगी, क्या वो सेहतमंद है? किसी शख्स के लिए, किसी सोसाइटी के लिए वो है सेहतमंद? अगर सेहतमंद है तो ठीक है, खिलाते रहो। बच्चों को तो रोक रहे हो कि ये ना खाओ, तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी, तो दिमाग में भी तो वो चीज़ डालो, उसकी सेहत के लिए क्या कर रहे हो? वही जंक खिला रहे हो। तो रेटिंग वेटिंग तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि आप और भी ज़्यादा गंद डालेंगे तो आप 5 थप्पड़ डाल देंगे, लेकिन क्या वो इतना हेल्दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई ना हाँ। आपके ऊपर, ये आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आपको सोचना है कि कि आप ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि हेल्दी है या नहीं है वो। कंटेंट आपको लग रहा है इम्प्रूव हो रहा है, या हम स्टेगनेंट हैं या नीचे जा रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे हैं ऊपर तो किस तरह ऊपर जाएंगे? हर चीज़ का ताल्लुक कामयाबी की डेफिनेशन से है। वो तो चेंज होते हुए नहीं लगती मुझे इन रीसेंट फ्यूचर। अगर आपने अपने सक्सेस की डेफिनेशन चेंज कर दी तो आप बहुत कुछ कर देंगे। जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे एक अच्छी इंटरटेनमेंट, एक हेल्दी इंटरटेनमेंट देनी है, और एक अपनी सोसाइटी को उससे आगे बढ़ाना है, और मेरा एक अहम रोल है, तो आप यकीनन सब कुछ तब्दील कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते रहेंगे कि नहीं बस रेटिंग के पीछे लगे रहो, तो नहीं हो पाएगा। फिर तो आप और नीचे ही जाएंगे, आप नीचे गिरते चले जाएंगे कि कल और डिमांड आ जाएगी, क्योंकि गन से गन चीज़ ज़्यादा बिकती है भाई। तो क्या आप इतनी गंदी चीज़ खाना पसंद करते हैं? मैं एग्जैक्टली वो हमेशा ये बोलती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना है कि ये जो किया है इस पे आपका नाम है, बाकियों को छोड़ें। क्या आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से? क्या आप अपने आप को शीशे में अपनी नज़र मिला सकते हैं, अपने आप से नज़र मिला सकते हैं कि ये मेरा नाम इस पे आ रहा है, या मैंने ये बनाया, या मैं इस चीज़ का हिस्सा था या थी? तो मैं तो ये क्वेश्चन करती हूँ। अब देखें ना, आप अगर पूरी मैं ये नहीं कहता कि बहुत गोल्डन एरा था पीटीवी का, लेकिन राइटर्स देखें यार, आप एक हसीना मुइन बहुत छोटी राइटर मानी जाती थी उस ज़माने में, कि अनवर सज्जाद साहब थे, अशफाक साहब थे, आप उनकी फ़िलासफ़ी से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन फ्रांस से पढ़कर आए थे, फ्रेंच लिटरेचर पढ़ा हुआ था, मुन्नू भाई थे, एजुकेटेड थे, डिटोरिएट होते चले गए हम। हमने तो फिर वो हर चीज़ को कपड़ों में घुसेड़ दिया। वो उस वक्त स्लीवलेस पहन करके भी ढंग की बातें कर लेते थे। सही बात है। आज आप कपड़ों में इस्लाम को देख रहे हैं, तो वो डिटोरिएट हो रहे हैं हम, और तेज़ी से हो रहे हैं। एजुकेशन में कमी आती जा रही है, पढ़ने की तरफ जैसे बहुत बुरे हालात हैं। तो उसमें क्या सोच रहे हैं? मतलब मैं तो कहता हूँ कि हम जैसे डायरेक्टर, हमारे जैसे राइटर्स स्टैंड ही नहीं कर सकते थे उनके सामने, 2 मिनट भी बात नहीं कर सकते। आपने बहुत से नए एक्टर्स के साथ काम किया है, बख्तावर में भी जावियार भी नए हैं, उनका भी 2nd या 3rd प्रोजेक्ट था, और वो जो दूसरे थे वो भी एक्टर नए थे, अभी यहाँ पे भी रिलेटिवली न्यू। कैसा लग रहा है ये जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, इनमें क्या आप उम्मीद देख रहे हैं, या इधर भी इश्यूज हमें कुछ नज़र आ रहे हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे। चलें, दैट्स गुड टू हियर। और मुझे ये लगता है कि अब जो है ना यार, निकल जाएं अब जैसे मुझसे कहा गया था कि MGM में कुछ मशहूर एक्टर्स हैं, नोन एक्टर्स हैं जिसने काम ज़्यादा किया, उनको ले लो। लेकिन मैंने प्रेफर किया कि दाना नीर को और खुशहाल को लिया जाए। दाना नीर का देखा जाए तो इनका डेब्यू है, ये लीड है, मेन लीड पहला में वो आई थी, लेकिन मेन तो इनका यही है, पहला है। तो मैंने कहा उस एज के ही कैरेक्टर्स लाएं
जिस एज की एज की characters कहानी, हैं। उसमें ये आया था कि नहीं देखेंगे लोग, रेटिंग नहीं आएगी, 10,000 सवाल जवाब। मैंने कहा कुछ भी हो, लेकिन मजाक उड़ जाता है। आप उस एक्ट्रेस के साथ ज्यादती कर रहे हैं जिसको लेकर आ रहे सही हैं बात है। कि वो 18-19 साल की लग नहीं रही है, और आप बिल्कुल। फिर वो उसको बना के बैठे हैं। तो मैंने कैसे निकले। और इसी तरीके से फिर मैंने और अली से के साथ काम किया बख्तावर में। छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरी चीज़ ये जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि मैं आज तक, अभी तक मेरा अपने नए प्रोजेक्ट के साथ एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती। मैं उतना ही एक्साइटेड रहता हूँ। मैं बच्चों की तरह मेरी एक्साइटमेंट होती है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ उन नौजवानों में ही मिलती है जो कि आजकल के नए लड़के लड़कियां हैं जो काम कर रहे हैं। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत हौसला मिलता है उनसे। वरना पुराने लोग जो है ना, वो मेरा भाई डॉक्टर है, तो जब वो एनाटॉमी पढ़ रहा था ना, तो बाद दफ़ा बोन लेके ना दांतों पे मारना शुरू कर देता था। तो मैं कहता यार ये ह्यूमन बॉडी है, क्या कर रहे हो, कि वो यूज टू हो चुके हैं। फिर आप ख्याल आता है तो फिर वो उसको रख देते हैं। तो वो यूज टू हो चुके हैं, उनको मालूम है कि यार ये अच्छा, ये वही चीज़ है, चलो इसमें रोना है, चलो इसमें हंसना है, चलो करो, पैसे बताओ कितने हैं। ओके, एक मोनोटनी हाँ, आ गई, एक मोनोटनी है। मैकेनिकल हाँ, काम हो मैकेनिक, गया। उनको तब्दील भी नहीं करना। बस एक, मैंने कहा ना, एक बस समझ लिया जॉब है, एक मजदूरी है जो करनी है, उस मजदूरी के अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सबने ये समझ लिया है। लेकिन नौजवानों में आपको ये चीज़ नहीं नजर आती। वो एक्साइटेड हैं। खुशहाल ने इस सीरियल में क्या कुछ नहीं किया है। I know, I'm going to talk about it। अभी हम उसी को कि मैं touch उससे करें। कहता था नहीं, नहीं करो, लेकिन वो कर गुजरते थे। हाँ। तो MGM मोहब्बत गुमशुदा मेरी स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? And what was the reason you said yes? स्क्रिप्ट मेरे पास आया, स्क्रिप्ट में मुझे जो मेरा एसोसिएट था हसनैन, तो उसने मुझे कहा कि इस स्क्रिप्ट को आप इस स्क्रिप्ट को ही कीजिएगा। तो मैंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, मैंने तो मुझे कहने लगा कि इसमें गुंजाइश है, इसमें कम से कम ये है कि अभी तक इस तरह की कोई चीज़ बनी नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने कहा कि चेंज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये नहीं था सास बहू और ये और वो और थप्पड़ पड़, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। थप्पड़ भी थे तो दूसरा तरह के थप्पड़ थे। तो वो मैंने कहा कि ठीक है, इसको फिर मैं करता हूँ। तो फिर वो मैंने उसमें मैं शुरू में खुशहाल से भी बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं था। तो मुझे खुशहाल जो है ना, वो हाँ, खुशहाल से वो मुझे क्लीन शेप में ना, वो मुझे वो लग रहा था, मुझे सूट नहीं कर रहा। मुझे उसके फीचर्स बहुत शार्प है। तो आपको अच्छा, मतलब आपके जहन में इतनी डिटेल में कैरेक्टर स्केच था, हाँ, कि आपको वैसा ही चाहिए था अपना हीरो। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो बहुत। तो फिर मैंने उससे बात की खुशहाल से। खुशहाल की एज वही थी। फिर खुशहाल ने फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी दाढ़ी वाड़ी रखनी होगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं रख लूँगा हल्की हल्की सी। तो ये है। फिर खुशहाल खुद उसने बहुत उस पर काम किया हुआ था। तो मेरी और खुशहाल की, आप यकीन करेंगे, हम कभी कभी शाम को 7 बजे बैठते थे और रात के 3-4 बज जाते थे, और सिर्फ ये डिस्कशन चल रहा था कि किसको आगे किस तरह से लेके जाना है। क्या बातें करते थे आप लोग? उसमें बहुत सारी बातें थी। फॉर एग्जाम्पल कि जो पहला मरहला था, जब मैं मिला तो हमें एक छोटी मोटी सी मुलाकात हुई। फिर मैंने कहा कि हम 7 बजे कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? हाँ। अच्छा, मैं समझी शायद शाम के नहीं, उस दिन सुबह 7 बजे। ओके, टेस्ट था आपकी तरफ से खुशहाल हाँ, कि 7 बजे आएंगे। हाँ, और खुशहाल मौजूद थे। ओके। तो खुशहाल आ गया। फिर हम लोग कॉफ़ी बीन पे गए, थोड़ा सा लेट हो गए थे। कॉफ़ी बीन पे कोई हमने 3-3.5 घंटा मेरी डिस्कशन सिर्फ ये थी कि तुम क्या हो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी चीज़ें क्या हैं। तो वो उससे बात हुई, मोहब्बत के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कभी किसी से, बहुत सारे देख सुन रही हूँ मैं, मेरे से तो आप भाग रहे थे। अच्छा। तो बहुत सारे सवाल जवाब हुए, और बहुत खुलकर हमने कहा कि आज जो कुछ पूछना है, जो कुछ भी करना है, सच हम एक दूसरे के साथ सच्चे हो जाएं
कि कोई हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे बातों को। खुशहाली से बहुत सवाल पूछते हैं, उन्होंने आपसे नहीं पूछा आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल हाँ, है और बिल्कुल, क्या बिल्कुल पूरा सही। उन्होंने आपसे वो खुशहाल जो है ना, अब खुशहाल और जीना और इन दोनों में लड़ाइयाँ भी होती रही, वो मेरा बेटा है। ओके उसके बाद अब वो वाकई मेरा मतलब वो बेटा है, और वो जिस तरीके से भी होता है ना, वो कोई भी कुछ भी हो जाएगा, वो मुझसे मिले नहीं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसने आकर डिस्कस ज़रूर करना है कि ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। तो उसके बाद खुशहाल के 10 एपिसोड के बाद फिर कुछ क्या चेंजेस आनी है, क्या कुछ होना है, क्या करना चाहिए, इस कैरेक्टर का सुपर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सब चीज़ें आप लोग डिस्कस हम मतलब अब किसी को पता ही नहीं होता कि सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, मैंने भी राइटर को भी सुना। नहीं मालूम है। मैंने भी नहीं सुना हाँ। क्या होता है सुपर ऑब्जेक्टिव। अब इस देखिए 2 चीज़ें थी, एक मोहब्बत थी और एक सिंगर था। मोहब्बत जीत गई नहीं, जीती नहीं। फिर इस कैरेक्टर का सवाल ये था कि इस कैरेक्टर का सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। सिंगर बनना है या ये ओह, मोहब्बत है। ये आप लोगों ने डिसाइड किया। फिर डिसाइड क्या किया, ये हमने कहा कि नहीं, मोहब्बत ही इसका सुपर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है बाकी उस सिंगर बनना। हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, एक सुपर ऑब्जेक्टिव होता है जब से ऊपर होता है कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है, पैसे कमाने ये है, लेकिन मुझे डायरेक्टर बनना है, ये मेरा सुपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उस कैरेक्टर का सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके जिसके भागे कि मुझे सिंगर की तरफ पागल होना है या मुझे उस लड़की की तरफ पागल होना है, ये तो मुझे पता चले ना। या तो वो सारे सवालात थे, फिर वो हमने निकाले कि यार नहीं, तुम्हारा सुपर ऑब्जेक्टिव ये बनता है, ठीक है, ये है तुम्हारा, और बाकी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो चेंज भी हो सकते हैं कि कल तुम सिंगर बन रहे हो, कल तुम टीचर बन जाओ, लेकिन ये नहीं चेंज होगा ये। तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन हुई, फिर उसकी क्या साइकोलॉजी होगी, क्या बॉडी लैंग्वेज बनेगी, किस तरह का ये लड़का होगा। तो इस तरह की चीज़ें पे बहुत 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 काम किया है। ओके फिर जब शुरू होता है हमारा फिर मैं 3 दिन की वर्कशॉप हमने प्लान की कि जो नए जितने भी जो स्टूडेंट्स थे उनके दरमियान, और दानानीर और खुशहाल के साथ ओके कि 3 दिन की वर्कशॉप हुई। फिर वर्कशॉप के बाद फिर मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ, कुछ एक्टिंग गेम्स होते हैं जो कि थोड़ी सी केमिस्ट्री बना देते हैं। तो उमैर और खुशहाल और आयशा के साथ कुछ चीज़ें की ताकि इनके दरमियान ऐसा ना लगे कि पहली दफ़ा मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो वो बहुत लंबे लंबे जो है ना सेशन चलते थे, जो कि प्री शूट थे। मुझे तो इतने इंटरेस्टिंग ये सारी कॉन्वर्सेशन लगी। आई नेवर थॉट कि इतनी डिटेल में अभी भी काम हो रहा है। बहुत डिटेल में काम होता है, बिल्कुल। तो इनके ऑडिशंस हुए थे दोनों के? आपने ऑडिशंस लिए थे? नहीं, मैंने ऑडिशन नहीं किया था। ओके मैंने नाम ऑलरेडी सजेस्टेड था आपको? हाँ, दाना इन लोगों ने थोड़ा मुझे फाइट करनी पड़ी थी कि इन लोगों के लिए, खुशहाल के लिए कम, दाना के लिए ज़्यादा, क्योंकि लोग समझते थे कि नहीं अभी नहीं कर सकेगी, लीड पहला शुरू है, लेकिन वो एज ही वही थी। और दाना ने मेरे ख्याल में अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया। ये वाली परफॉर्मेंस इस एपिसोड की तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो उसके ये था, फिर यही प्रोसेस फिर अलग दानानीर के साथ हुआ कि फिर मैं और वो बैठते थे बहुत सारी देर तक। फिर पर्सनल एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें बात होनी शुरू हो गई कि फैमिलीज़ को किस तरह से देखते हो, क्या देखते हो। तो वो फिर इसी तरह से बनती हैं चीज़ें, कनेक्शन डायनामिक्स आपने डेवलप किया। हाँ, फिर यहाँ तक हुआ कि अब जब बड़े अजीब अजीब प्रोसेस होते हैं ना, कि एक वक्त था जब अलहदा हो जाते हैं, तो अब ये अलहदगी का जो पीरियड है ना, मैंने इनसे कहा था कि तुम दोनों अब एक दूसरे से नहीं बात करोगे, वाह, तुम डिटैच रहोगे। अब तुम दोनों के दरमियान तो गैप रहेगा, कुछ अरसे तक बिल्कुल डिटैच रहोगे। तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, अलग अलग होते थे। और बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुश्किल भी होगा उनके लिए, इसीलिए फिर वो फीलिंग्स भी आ रही हैं ड्रामे में सामने। हाँ। अच्छा, खुशहाल के बहुत एक्शन वाले सीन्स हैं, स्पेशली वो जो ट्रेन में है, वो जो जंप लगाई उसने, और फिर मार वाला जो दानियाल उसके दरमियान जो फाइट भी है, बहुत मुझे लग रहा था काफ़ी हद तक जो फाइट वाला सीन भी है वो बहुत रियलिस्टिकली आप लोगों ने शूट किया है, उसमें शॉर्टकट्स या मुझे नहीं नजर आए। तो ये आपका डिसीजन था, खुशहाल का डिसीजन था, क्या रीज़न था जो इस एक्सटेंट तक आप लोग रियलिटी बेस्ड सीन्स किए हैं आपने? अगेन मेरा जहाँ तक कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरा है
कि मुझे कोई फेक चीज़ पसंद नहीं आती। ओके। मैंने कहा मुझे फेक चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे हमारी एक्टिंग नहीं चाहिए, मुझे इस तरह के नहीं चाहिए। मैं यहाँ तक कर देता हूँ जो मैं बहुत बहुत क्रूड हो जाता हूँ बाज़ दफ़ा कि जैसे कुछ सीन से जिसमें दाना को उस जगह तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो मैं कहता था यहाँ पर तुम ये माँ नहीं है या ये बहन नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी अपनी सगी बहन है, तो तुम क्या करोगे? तो है वो क्या करोगी? तो वो फिर वो कहती थी, मुझे इससे बहुत अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो वो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि सबके साथ। तो उसमें मेरा इतना कंट्रीब्यूशन ज़रूर है कि मैं उनसे कहता था कि मुझे नहीं चाहिए। बाकी जो चीज़ खुशहाल ने की है वो, और ये मेरे साथ सुख चांदनी में उस्मान ने भी किया है। जी। उस्मान का एक सीन मुझे याद है कि जब वो उसको मार रहे होते हैं पुलिस वाले, तो वो कहता था यार ये मार क्यों नहीं रहे, ओके। यार ये क्या है। हाँ। तो वो जो चीज़ थी ना, वो सिर्फ इस चीज़ से कि यार फेक नहीं होना चाहिए, रियल वो सारी हाँ, पेन और दर्द नजर हाँ, फेक से मतलब ये नहीं है कि आप आई अंडरस्टैंड कि वो कि ज़्यादा बेहतर हाँ, परफॉर्मेंस होती है जब बेह- एक्चुअल वो लग रहा हो एग्जैक्टली तो। कि एक्चुअल मारो नहीं, नहीं मारो, लेकिन कुछ फील लगे फेक नहीं, हाँ। इल्यूजन क्रिएट हो जाए। हिपोक्रेसी दिखानी तो मुनाफिकत अच्छी तरह से दिखाओ, बुरी तरीके से नहीं दिखाओ, ठीक है। तो वो फील करके करो। तो वो चीज़ें जो हैं वो खुशहाल ने समझ ली थी। खुशहाल को मैं ये ज़रूर कहता था कि नहीं, ये ज़्यादा देखो, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओ, हाँ, कि कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचे। लेकिन खुशहाल इतना बेवकूफ़ नहीं था। खुशहाल को मालूम था कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। और खुशहाल क्योंकि वो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग ये सब कुछ करते रहे, तो उसको मालूम है कि ये सारी चीज़ें कितना वो ले सकता है, कितना पेन ले सकता हूँ इस चीज़ का। तो वो उसने लिया। तो जो ट्रेन से छलांग लगाने वाला था वो तो मुझे जितना याद पड़ता वो एक उसमें ही दिखाया है बिल्कुल, राइट? और ये सिर्फ एक लगा है। ओह, तो कितनी टेक्स थी? 3-4 टेक्स Oh हुई my हैं, goodness, तो और वो 3-4 दफा गिरा है। वाओ, और हमें लगी होगी, हाँ, लगी होगी, और जो सबसे बेहतर लगी वो गिरे थे, वो हमने लगा दिया। तो उसके लिए ये, क्योंकि बहुत से ऑडियंसेस ने भी उस वक्त ये सवाल किया था एंड आई सेड कि आई एम श्योर, लेकिन क्या फिर आप लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हुए थे कि कुछ हो जाए तो कोई एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर या कुछ ऐसा खड़ा हुआ था साइड पे? और क्या खुशहाल, या मतलब हाउ मच कैलकुलेटेड रिस्क यू टुक देयर? नहीं, सेफ गार्ड उस तरह से तो हमने नहीं किया था, सच्ची बात है। सिर्फ ये था कि खुशहाल का कॉन्फिडेंस था कि खुशहाल को ये बहुत पता था और हमें मालूम था कि खुशहाल यहाँ तक ये चीज़ कर सकते हैं। इसके आगे होगा तो वो बहुत सारी जगहों पर खुशहाल ने कहा नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे खुशहाल ने कहा कि नहीं ये इतना मैं कर सकता हूँ। और जो कर सकते थे वो किया। बाकी तो रिस्क तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन उसको मालूम था कि इतनी जिम्नास्टिक में कर सकता हूँ, ठीक है, इतना पेन में ले सकता हूँ, तो वो उन्होंने किया और बहुत खूबसूरती से किया। कुछ सीन्स है जैसे वो ट्रेन के बाहर दानियाल और वो साइम मिले बैक टू बैक, वो ऐसे ही लिखे हुए थे या वो आपने ऐड किए? उफ, आपने, मेरा जो दिल था ना वो यहाँ, ये दोनों मुड़ेंगे एक दूसरे को देखेंगे क्या होगा, इतना वो एक थ्रिल था, एक्साइटमेंट थी, स्ट्रेस था। और फिर लिटरली मैंने शुक्र 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 बच गया इसने साइम को नहीं देखा। ये मेरे इमोशन से जब मैं देख रही थी वो राइटर इस तरह से नहीं लिखता। राइटर तो सिर्फ ये लिखता है कि जी वो तलाश करते हुए इधर पहुंच गए। ये यकीनन डायरेक्टर का काम होता है कि उसका थोड़ा सा और बनाए थे। तो वो एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादातर हम लोगों ने खुद ही बनाए हैं। रुश्ता क्यों इस तरह है? रुश्ता कुछ बोलती क्यों नहीं है? रुश्ता पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहन के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाती है। मुझे लगता है बड़ी बहनें ऐसी ही होती हैं। हाँ, बड़ी बहनें तो बड़ी प्रोटेक्टिव होती हैं। नहीं, प्रोटेक्टिव वो तो है बिल्कुल ही उसको नहीं, प्रोटेक्टिव वो शुरू में थी। वो कहती थी कि तुम इस तरह से मत देखो, तुम फंस जाओगी, तुम यही प्रोटेक्शन यही होता है ना। आप पहले से आप उसको बताते रहो कि यार आगे ख़तरा है, आगे ख़तरा है, संभल जाओ। लेकिन अगेन उसकी अपनी भी ज़िंदगी थी। और वो मुझे लगता है कि वो बड़ी औलादें ना बड़ी सहमी हुई होती हैं। अक्सर मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी औलाद, मेरी बड़ी बहन भी, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी चीज़ों को देखती रही हैं और ज़्यादा वैल्यूज़ को उनके ऊपर ज़्यादा बोझ होता है। नीचे आने वालों पे कम होता है। दानियाल, हाँ, मुझे लगता है वो गैरत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माशरे की जो सारी गैरत का जो उन्होंने अच्छा, गैरत उठाया हुआ है। मुझे लगता है गैरत
से ज़्यादा ना उसका ईगो प्रॉब्लम भी है। ईगो क्यों है उसको? ईगो ये है कि यार ना वो मेरी सुन रहा ना ये मेरी सुन रहा, सब उसकी सुनते हैं, सब उसकी बात मानते, तो ये क्या मसला है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। उसको ये मसला नहीं, शायद ये थोड़ा सा देर में करते तो ये शायद तैयार भी हो जाता है, जो आखिर में तैयार होगा भी। ओके। लेकिन वो अभी जो है ना वो तैयार होने के लिए तैयार, इस बात पे तैयार नहीं है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। ये और ये बहुत खतरनाक ईगो होती है बहुत ज़्यादा। कि देखिए ना, हाँ what it led हाँ to। कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो यार, मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये वाला ज़्यादा मसला लगता है मुझे उसका, कि मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे ये कर रहे हो। ये नहीं है कि मेरी बहन किसी और के साथ है, उसको ये मुझे लग रहा है कम है। अच्छा, उसको गैरत इस चीज़ की नहीं, उसकी ईगो है। ये ईगो आपने है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। हाँ। ओके, तो ही इज नॉट उस पे कि यार मेरी बहन किसी, वो मेरी इंपॉर्टेंस क्यों अंडरमाइन हो गई है। मगर हाँ मुझे बता दे, शायद उसको बता देती तो मेरे ख्याल में शायद इतना मसला भी नहीं होता शुरू में। ओके। कि उसको पता चलेगा छुप कर, वो अब वो बहुत सारे होते हैं ना कि वो कॉलेज के बाहर नजर आ गई है, छुपा रही है, तो वो सब उसको हाँ झूठ क्यों बोला, हाँ झूठ क्यों बोल, मतलब उसको मल्टीप्लाई होता जा रहा है कि यार मेरी इंपॉर्टेंस ही, झूठ भी क्या होता है कि मुझसे सच भी नहीं बोल सकते हो। ओके, ये एंगल मैंने नहीं सोचा हाँ, था। तो अच्छा, जो इतने क्यूट, इतने खूबसूरत, इतने रोमांटिक सीन्स हैं दोनों के दरमियान, स्पेशली वो शीशे वाला जो है वो इस साइड पे खड़ी है, वो उस तरफ, ये लिखे हुए थे, ये भी आप लोगों ने क्रिएट किए? कुछ लिखे हुए थे, कुछ लिखे हुए थे, लेकिन उसको जिस तरीके से हमने बनाया कि वो पूरा दिल बनाता है, वो सारी चीज़ें जो साइन लैंग्वेज चल रही है उनकी, वो सारी चीज़ें फिर हम लोगों ने खुद उसको किया था। आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइज एंड अप्रिशिएट दिस, क्योंकि हमारा अक्सर ना ये शिकवा होता है कि रोमांस में भी हम थक गए, वही बालों की चुटिया खुलती है और फिर उसमें से कुछ या बाल बन जाते हैं शीशे के सामने। रोमांस की भी ना 3-4 सीन्स हो गए, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हमें ना बड़ा रिफ्रेशिंग यंग रोमांस नज़र आया, सीन्स भी डिफरेंट थे, मनाना, रूठना, वो सब भी बड़ी क्यूट उसमें हमें अच्छा, इसमें ना इसकी 4 स्टेजेस थी, शायद 2 मैं अभी बता सकूं, 2 फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। मतलब एक ये था कि फ्रेंडशिप, ठीक है, फिर एक रोमांस, एक लव का एक, ठीक है, फिर उसके बाद एक सेपरेशन, जो उनको मैंने डिस्क्राइब किया था कि हम इस 4 चीज़ों से गुजरेंगे। अब हम उस सेपरेशन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब जो वो सेपरेशन जो ट्रॉमा है, उससे ही दोनों गुजर रहे हैं कि उस तरफ वो गुजर रहा है, बिल्कुल इस तरफ वो गुजर रहा है। फिर आगे देखें, एक स्टेज और आएगी कि किस तरीके से जो है वो दोबारा से कुछ चीज़ें शुरू होंगी। तो ये स्टेजेस हमने बना दी थी। तो मैंने कहा कि ये 20-22 साल वाला रोमांस अनारकली वाला रोमांस नहीं हो सकता, ये तुम्हारी एज का रोमांस है, और ये शहर का रोमांस है। बिल्कुल, ठीक है। उसमें अच्छा बहुत सारी इस तरह की मतलब लाइंस होती हैं कि जो आप लोग कहते हैं बहुत ही, लेकिन उसको बोलने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, जो इन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया दोनों ने, कि उसको बोला। मैंने कहा कुछ भी हो, मोहब्बत में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाते हैं, हाँ, लेकिन उसको बोलने का तरीका है। अगर तुम उसको फ्लो में निकाल दोगे, नेचुरल रखोगे, फील के साथ बोल दोगे, तो वो कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बहुत ओवर एम्फसाइज करोगे तो शायद वो चीज़ें बुरी हो। तो वो इन लोगों ने उसको वैसे ही निभाया उसको। तो और बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोगों ने कहा होगा शायद कि यार, लेकिन खुशहाल के हाथ चल रहे हैं मुसलसल, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उसी 20 साल की। अब रोमांस में भी ये नहीं हो रहा कि यार वो यूँ बैठे हुए देखे जा रहे हैं और हाँ नेचुरल। तो उसको कोशिश की थी कि उसको बिल्कुल वैसा रखो, बहुत फ्रेश रखो, और दोस्ती भी नज़र आनी चाहिए। हम मोहब्बत से ना दोस्ती को निकाल देते हैं। हमारे जहाँ जब भी मोहब्बत होती है ना, तो बस वो इसलिए कर रही होती है उनके लिए। नहीं, आपने कहा है तो मुझे हिट किया कि उनके बाद में भी जितने मोमेंट्स आए हैं उसमें दोस्ती का एलिमेंट था, तो यू नेवर फेल्ट ओवरली रोमांटिक। हाँ, कि मैं थक गई हूँ, लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दो, क्या हो गया, खाए जा रहे हो। हाँ, तो वो अगर कोई और दूसरा ड्रामा होता उसमें वो देखती रहती। आई नो, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो निकाह उनका वैलिड है या निकाह वैलिड नहीं है? वो सब ये कुछ क्वेश्चन तो हम लोग में जो ना, उसमें मुझे ये निकाह वैलिड है या नहीं, ये आगे पता चलेगा। हम वेट करते हैं टू फाइंड दैट आउट। मैंने वैसी बहुत सारी चीजें बता दी मुझे। नहीं, कुछ ऐसा नहीं आपने बताया, सब कुछ मिस्ट्री है। आई हैव नो आइडिया ये क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ये बताइए सिर्फ ये लास्ट चीज़ के बाय द एंड ऑफ द ड्रामा
एक क्लियर थॉट प्रोसेस आप लोग एडवोकेट करेंगे आर यू, और या फिर आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ रहे हैं, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसको लेके आप चल रहे हैं? नहीं, मैं इसको ऑडियंस पे छोड़ूंगा। ओके, बट हमें एक डेफिनेट एंडिंग तो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? डेफिनेट एंडिंग मिल जाएगी, बाकी आप डेफिनेट एंडिंग मिल जाएगी, और डेफिनेट एंडिंग से निकाल चीज़ें अक्स की भी की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिबेट होना अच्छी बात है, डिबेट होनी चाहिए। So आप लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, you're leaving it to हाँ, audience? कि ये अगर डिबेट हो रही है तो मुझे लगता है कि बहुत सही बात है। सही बात है, हेल्दी है। हाँ, क्योंकि उसमें इतने फैक्टर्स हैं, इतने फैक्टर्स हैं कि कुछ सिचुएशन में फैक्टर्स होंगे, कुछ सिचुएशन में वो नहीं, कोई और फैक्टर्स होंगे। सो आप एक क्लियर कट डिसीजन एक्चुअली नहीं ले सकते। अरे इस पे पूरा एक टॉक शो कर सकते हो, बहुत मजे से आप पैनल बिठा के। अगर लोग हो इस पे बिल्कुल राजी जो ना बात करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, और उससे आपको देखने की शाखें क्या निकल रही हैं, जैसे माँ बाप और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन, या मिस हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, या मैच्योरिटी, या बच्चों के भी के सब्र। साइम को अक्सर मैंने भी सोचा यार वेट कर लो ना, सब्र माँ कह भी रही है, तो यू नो इवन आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग दैट, यू नो। और नहीं, और फिर दूसरी चीज़ ये कि मुझे एक चीज़ और भी एक बहुत ट्राइबल अप्रोच लगती है मुझे, कि आप गलती को माफ़ ना करें। True. बड़ी से बड़ी गलती भी जो है ना माफ़ की जा सकती है, तो वो उस पर आपको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। गलती थी ना और वो ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी दानियाल का ईगो प्रॉब्लम, वो बड़ा ख़तरनाक है, कि उसको लग रहा है कि क्या होता है कि एक बादशाह तो नहीं है ना, एक बादशाह वाली ईगो है कि अगर कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ तो उसका सर कलम कर दो क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कुछ, तो वो जो इररेशनल एटीट्यूड है उसका, उसने सारी सिचुएशन को बहुत ख़राब किया। अभी भी वो आदमी बुरा नहीं है, नहीं, वो ये समझना कि कुछ लोगों ने लिखा था कि शायद ये इसके चक्कर में होगा, वो क्योंकि वो सोचते उस एंगल पे ना जो हो रहा होता है दूसरे ड्रामों में, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो उसको बहुत, वो तो हमने सीन डाले इसलिए थे कि उसको बहुत ब्लैक एंड वाइट ना नजर आए, कि अभी वो सीन वो स्क्रिप्ट में नहीं था, कि मैंने कहा कि इधर दिखाओ कि वो झूले पे बैठे, हाँ, और वो सोच रहा है जब वो चली गई है, वो अभी भी उसको पसंद करता है। बस उसकी ईगो, उसके कॉम्प्लेक्स आदमी को बहुत सारी चीज़ों को मार देता है, बहुत छोटी चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। कभी आप मुश्किल होता है माफ करना आपके लिए। तो और छोटी ही चीज़ें होती हैं जो बर्बाद करती हैं। हर दफ़ा हर घर में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हो रही होती, छोटी चीज़ें होती हैं। जो अक्सर मैं कहता हूँ कि यार आप ड्रामे के अंदर तो हर बड़ी चीज़ को दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भाई 99% घर तो ऐसे होंगे जिनके रोज़ प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, उन प्रॉब्लम्स को निकालो। क्या है जो हर फैमिली में तकरीबन हो रहे होंगे। तुम निकालते हो कि जी एसिड विक्टिम, जबकि मैंने खुद किया, फला इशू, रेप इशू, तो ये इशू, अरे भाई घरों के अंदर रोज कुछ ना कुछ हो रहा होगा, छोटी चीजें हो रही होती हैं, जैसे इनके घर में इतने कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आप कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल हो गया है? बिल्कुल कर, ये हो गया है। और शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन या अभी नहीं शेयर कर? नहीं, मैं कर रहा हूँ ग्रीन का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और बहुत कमाल प्रोजेक्ट है वो। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बस दुआ करें कि मैं उसको इतना अच्छा निभा सकूं जितना अच्छा स्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई शक नहीं, इंशाल्लाह आप निभाएंगे उसको, बहुत अच्छे से निभाएंगे। और अभी तो आपने शूट नहीं स्टार्ट किया? नहीं, शूट नहीं, वो अक्टूबर से चलेगी तकरीबन। ठीक है जी, वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ कि अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत जल्द, और बहुत अच्छा होगा वो। ओके, यानी लिखा हुआ बहुत अच्छा है, एक्शन थ्रिलर टाइप। जी जी बिल्कुल है, and again a new genre. Again so, new genre. Thank you so much for your time. It was such a great conversation that we had, and really honored कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ ये गुफ्तगू की, and we are loving मोहब्बत गुमशुदा मेरी. I hope we keep liking it. Thank you.